एक नु कुट पै गई है ते खुसरी दी कुट रह गई। खलीलुर रहमान कमर का हुआ हशर नशर, ये मकफात अमल है, मेरी बद्दुआ लग गई जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। अब बस एक खुसरी बाकी है जिसके साथ ये होना बाकी है, जिसको जलालत का सामना करना पड़ेगा। और मुझे सैयद नूर ने मजबूर कर दिया फिल्मों में मुजरे करने पर, गंदे गानों पर काम करने पर। मुझे और मेरे कैरियर को तबाह करने के पीछे सैयद नूर का हाथ है। ये जो चंद लाइनें रेशम ने बोली हैं, जो जहर उगला है, इसके पीछे जो कहानी है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि रेशम ने कुछ ऐसे ही बोल दिया है, तो ये बात कुछ इतनी भी सादी नहीं है और इतनी आम सी भी नहीं है। ये जो शोबिज इंडस्ट्री आपको खूबसूरत, चमचमाती और रौनक भरी दुनिया लगती है, ये इतनी भी आसान और सादी नहीं है। इसके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे और कभी भी आप शोबिज इंडस्ट्री का रुख नहीं करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको करते हैं जी वेलकम। सबसे पहले हम रेशम और डॉक्टर उमर आदिल के बारे में बात करेंगे और आपको बताता चलूं कि डॉक्टर उमर आदिल का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से बहुत गहरा है। ये इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गहरी दोस्ती और बहुत गहरे ताल्लुकात रखते थे, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने रेशम के बारे में एक ऐसा गलत कॉमेंट किया जिसके बाद ये आग जो है वो ज्यादा भड़कने लग गई। आप सभी जानते हैं कि रेशम जो है वो लंगर देती रहती हैं और बड़ी बड़े देश के पतीले देगे बनाकर लोगों में बांटती हैं। इस पर उमर आदिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो हराम की कमाई और हराम की कमाई से ये जो लंगर बांट रही हैं, ये लंगर बांटने पर और ज्यादा गुनाह कमा रही हैं, क्योंकि हराम काम से कमाया हुआ पैसा उसका खाना बनाकर आप लोगों को खिला रही हैं, तो आप और बड़ा गुनाह कर रही हैं। अब रेशम की जवाबी कार्रवाई और इनके गोलाबारी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि रेशम और खलीलुर रहमान कमर का आखिर क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये लड़ाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि रेशम अपने वक्त की सुपरस्टार रह चुकी हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में, बहुत बड़ी बड़ी कामयाब फिल्मों में हीरोइन आ चुकी हैं और उसके बाद इन्होंने टीवी पर भी कामयाब दौर गुजारा, अच्छा वक्त गुजारा। और इसके साथ खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से अगर बात करें तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारे ड्रामों में, बल्कि 3-4 ड्रामों में इन्होंने बहुत अच्छे कैरेक्टर भी किए हैं। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपने कैरियर में बहुत सारे ड्रामे बनाए, बहुत सारी फिल्में बनाई, लिखी, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने आज तक रेशम को कास्ट नहीं किया। जबकि इंडस्ट्री के तमाम ही लोगों को उन्होंने काम भी दिया, उनके साथ काम भी किया, लेकिन रेशम के साथ उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। अब ये इत्तेफाक था या फिर प्री प्लान या फिर शुरू से इनकी कोई लड़ाई थी, ये तो वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन एक वक्त आया था जिसपे हमें ये सुनने को मिल रहा था कि खलीलुर रहमान कमर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है काफ कंगना, और उसमें रेशम को कास्ट कर लिया गया। अब बड़ी धूम थी कि रेशम भी आ रही है इस फिल्म में, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये बात पता चली कि रेशम जो है फिल्म के सेट से वॉकआउट कर गई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती। उसके जवाब में खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये कहा कि मैंने इसको फिल्म से निकाला नहीं, लेकिन इसमें मेरी फिल्म में काम करने के लिए बहुत ज्यादा सिफारिशें करवाई हैं। कभी एक से फोन करवाया, कभी दूसरे से फोन करवाया, मैं इसको कास्ट नहीं करना चाहता था। खैर, अगर फिल्म काफ कंगना के हवाले से बात की जाए तो वो फिल्म बहुत ही कंट्रोवर्सी का शिकार रही। उसकी पूरी की पूरी टीम बार बार चेंज होती रही, कभी हीरोइन चेंज होती रही, कभी हीरो चेंज होता रहा, और एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार कभी हीरोइन को निकाल दिया गया, कभी हीरोइन खुद छोड़कर चली गई, कभी हीरो नाराज हो गया। ये उस फिल्म के हवाले से कंट्रोवर्सी, मेरी बेटी भी बीच में रो रही है बार बार। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी चलती रही और बार बार सबके सामने आती रही। खैर, उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब की उस फिल्म ने उनको बहुत नुकसान दिया, लेकिन उसके बाद जब भी रेशम का नाम उनके सामने लिया गया उनको बहुत गुस्सा आया। वो कहते हैं रेशम का नाम ना ले, बल्कि जब मैंने इंटरव्यू किया, जैसे ही मैंने रेशम का नाम ही लिया, उन्होंने छोड़ो यार, बंद करो इस इंटरव्यू को, बंद करो। अच्छा, खैर ये बात तो मैं मानता हूं कि खलील साहब रेशम का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे और ना ही उस पर बात करना चाहते थे, लेकिन रेशम के सामने जब भी कभी खलील साहब का नाम आया तो उन्होंने उनका बहुत मजाक उड़ाया। बल्कि एक बार तो उन्होंने बहुत गलत बात की और मैं ये समझता हूं कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठती हूँ, लंगर बांटती हूँ, मेरे चेहरे पर नूर है, और खलील साहब इस उम्र में बुढ़ापे में आकर उनके चेहरे पर नहुसत छाई हुई है, बीमारियां हैं, और उनकी बीमारी का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया कि उनकी सेहत जो है वो पहले जैसी नहीं रही, उनकी शक्ल चेंज हो गई। मेरे तो चेहरे पे जो नूर है या जो चीजें हैं, जो मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, इन बुराइयों में कुछ नहीं पड़ा, सेहत उनकी खराब हो गई। अब ये बात मैं सिर्फ खलील साहब के हवाले से नहीं कहना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है, कोई भी मुश्किल हालात में आ सकता है।
ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर जब खलील साहब की वीडियो लीक हुई तो उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने भट्ट साहब को दिया, उसमें ये कहा कि खलील साहब जलीलो ख्वार हो चुके हैं, उनको फटकार पड़ चुके हैं, मार पड़ चुकी है, उनका जो अंजाम होना था वो हो चुका, लेकिन अभी एक खुसरी बाकी है। एक नु कुट पै गई है ते खुसरी दी कुट रह गई। अब खुसरी उन्होंने किसको कहा? डॉक्टर आदिल उमर को कहा। उन्होंने कहा कि वो खुसरी जो है वो अपना अंजाम जो है वो भी देखेगी, क्योंकि डॉक्टर उमर आदिल ने भी उन पर पत्थर फेंका था और कहा था कि हराम की कमाई से लंगर बांटना और बड़ा गुनाह है। ये लोगों को शोरवा और पानी बार बार पिलाना खिलाना ये कहाँ का सवाल है? उनके लंगर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। अब जाहिर है कि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें भी जानते होते हैं जो आम आवाम नहीं जानती। डॉक्टर उमर आदिल ने कहा था कि मेरी रेशम की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मुझे बुरा ये लगा जब मुझे ये पता चला कि जब भी हमारी कोई खास बात हो रही होती है तो ये रिकॉर्ड कर रही होती है और वो रिकॉर्डिंग बाद में मुखालिफिन को सुनाकर लड़ाई झगड़ा डलवाती है। और ये बात रेशम की बहुत ही घटिया थी और इससे ये साबित होता था कि उनका ताल्लुक कौन से खानदान से और कौन सी फैमिली से। ये डॉक्टर उमर आदिल के अल्फाज थे और जाहिर है कि जब कोई भी एक्ट्रेस जो कि पाकिस्तान की सुपरस्टार रह चुकी हो उसके बारे में जब आप किसी प्रोग्राम में ऐसी बातें करेंगे तो फिर उनको भी गुस्सा आएगा। और उन्होंने आकर कहा खलील साहब तो जलीलो ख्वार हो चुके हैं, लेकिन अब इस खुसरी का अंजाम बाकी है। उन्हां दे अंदर दी खुसरी मारी नहीं रही। उनको जब खुसरी कहा तो सामने बैठे भट्ट साहब भी हैरान हो गए कि इनके बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और फिर जब उनके कैरियर के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने ये बताया कि मेरा कैरियर बहुत अच्छे से चल रहा था, मुझे कामयाब फिल्में मिल रही थी और मैं सैयद नूर को बहुत अच्छे से जानती थी, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन साइमा ने आकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो बहुत ही हसीन खूबसूरत खातून है, लेकिन सैयद नूर ने उसकी वजह से मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरे कैरियर को बर्बाद कर दिया और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं मुजरे करूं, गंदे कपड़ों में गंदे सीन्स करूं, गंदे गाने करूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फिल्मों में बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए जाते थे, ऐसे कपड़े दिखाए जाते थे और बारिश वाले ऐसे गाने दिखाए जाते थे जिन्हें देखने के बाद यकीनन लोग फिल्म से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे, क्योंकि लोग फिल्म नहीं बल्कि मुजरा देखने जाते थे। और रेशम ने कहा कि मेरा कैरियर जो है वो सैयद नूर ने बर्बाद किया। सैयद नूर की हर फिल्म में मैं हीरोइन होती थी, लेकिन साइमा के आने के बाद मेरा कैरियर जो है वो बिल्कुल फ्लॉप होकर रह गया, क्योंकि वो मुझे छोटे छोटे कैरेक्टर्स देते थे और कहते थे कि तू ऐदे काबिल भी नहीं है, तेनू काम देंदा कौन है, तू इस काबिल नहीं है कि मैं तेनू बड़ा कैरेक्टर दिया। अब जाहिर है एक तरफ रेशम को आप बड़े कैरेक्टर्स दे रहे होते हैं, हीरोइन ले रहे होते हैं, लेकिन साइमा जी के आने के बाद, वैसे साइमा जी मैंने भी बड़ी पसंद है, लेकिन साइमा के आने के बाद जो है वो रेशम को काम नहीं मिलता था और रेशम को ऐसे गानों पर काम करने पर, रेशम को इस तरह के गंदे सीन्स करने पर वो कहती हैं कि मुझे सैयद नूर ने मजबूर कर दिया, मेरे पास काम नहीं था। और वो कहती हैं कि किसने नहीं किया, मेरे अलावा कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसने उस तरह के गानों पर या उस तरह के सीन्स नहीं किए। अब जाहिर है कि अगर आप सैयद नूर पर इल्जाम लगा रही हैं तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह सैयद नूर का भी हम इंटरव्यू करेंगे और उनसे भी जान सकेंगे कि आप वाकई ही आपने रेशम के साथ ज्यादती की है, क्या वाकई आपने। अब जाहिर है एक शख्स किसी लड़की या औरत से, खातून से मोहब्बत करता है तो वो उसी को तरजीह देगा। अब सैयद नूर साहब साइमा जी से मोहब्बत करते थे तो वो यकीनन उन्हीं को मेन किरदार भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन रेशम जी को किसने कहा था कि वो इस तरह के काम करें और इस तरह की चीजें करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें? सैयद नूर ने तो उनको मजबूर नहीं किया था, लेकिन वो ये कहती हैं कि मेरे कैरियर को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ सैयद नूर का ही है। अब बात यहाँ पर यह समझने की है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सारी जिंदगी साथ रहते हैं, लेकिन जरा सी लड़ाई के बाद वो एक दूसरे को एक्सपोज करने लग जाते हैं। आप सबको भी याद होगा कि रेशम का इंटरव्यू करने वाले अहमद अली भट्ट का भी पिछले दिनों जो है भांडा किसी ने फोड़ दिया था और किसी सिंगर, लेडी सिंगर ने कहा था कि मुझे आज से 10 साल पहले अहमद अली भट्ट, जो कि इस तरह की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, औरतों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन्होंने 10 साल पहले मुझे गंदे गंदे मैसेजेस किए थे। अब सोचने की बात यह है कि 10 साल तक उन्होंने वो स्क्रीनशॉट संभाल के रखे कि वक्त आने पर मैं अहमद अली भट्ट को एक्सपोज करूंगी, और अहमद अली भट्ट को एक्सपोज उन्होंने किया। इसी तरह से रेशम का इंटरव्यू करते हुए रेशम ने सैयद नूर को एक्सपोज कर दिया, खलील रहमान कमर साहब को अपनी बद्दुआओं का नतीजा करार दिया और उसके बाद आदिल साहब को उन्होंने खुसरी कह दिया। अब समझने की ये बात है कि यार जब आप किसी के साथ वक्त अच्छा गुजारते हैं और फिर बुरे वक्त पे किसी को एक्सपोज कर देते हैं, ये अच्छे किरदार की निशानियां नहीं है। चाहे वो खलील साहब करें, चाहे वो आदिल साहब करें, चाहे वो सैयद नूर साहब करें। देखते हैं अब इन तीनों का जब भी कभी इंटरव्यू
करने का मौका मिलेगा तो इन सारी बातों को इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे, उनसे पूछेंगे आप किसका इंटरव्यू पहले देखना चाहेंगे, खलील साहब का या फिर आदिल साहब का या सैयद नूर साहब का। आप मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि किसकी ज्यादा गलती है। पीछे तो देखो पीछे। भाई चलते हैं, वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि बच्चे भी संभालने होते हैं, खाली वीडियो नहीं बनानी होती। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।